आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल में आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा में जिस तरीके से जाट आरक्षण की आग सुलगती जा रही है। सवाल यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कब यह हिंसा थमेगी, कब यह आंदोलन थमेगा। तमाम सवाल हैं। जाट आंदोलन के नाम पर उपद्रव कब खत्म होगा, जाटों के आगे खट्टर और मोदी सरकार क्यों लाचार है, और सवाल यह भी कि खट्टर सरकार की नाकामी का नुकसान जनता क्यों भुगते। पुष्पेंद्र चौधरी जी जाट नेता हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, क्या यह तरीका है? किसी भी आंदोलन का एक उद्देश्य होता है और आंदोलन की सबसे पहली शर्त यह होती है कि वो जनहित में होगा, जिससे जनता को कोई तकलीफ ना हो, जनता के हित में हो, समाज के हित में हो। लेकिन यह आंदोलन का कौन सा तरीका है कि आप सड़कों को जाम करेंगे, रेलवे ट्रैक तोड़ेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, संपत्तियों को आग लगा देंगे, मंत्रियों के घर पर हमला करेंगे। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या इस तरीके से मिलेगा आरक्षण? देखिए, ये जो भी हिंसा हो रही है, कोई भी समाज जब किसी मांग को उठा करके आंदोलन करने चलता है, कोई नहीं चाहता कि इस प्रकार की हिंसा हो। लेकिन जब सरकार सन 93 से जब से आरक्षण लागू हुआ है, हमें बाहर कर दिया गया और हमारी समकक्ष सारी जातियों को, यादव हो, लोधे हो, गुर्जर हो, कुर्मी हो, सैनी हो, और तमाम को आरक्षण दे दिया गया। एक राजनीतिक साजिश के तहत जो है हमें दो फाड़ कर दिया गया। उसके बाद एक टुकड़ों में हमें कभी जो है उत्तर प्रदेश में, कभी राजस्थान में, इस तरीके से 8 राज्यों में हमें आरक्षण दिया गया। आपके मुताबिक फिर उसके बाद मैं पूरी बात कुछ नहीं कर दूं। नहीं, मैं एक सेकंड आपको टोकना चाहूंगा। तो आपके मुताबिक बाकी जितनी जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं, उनको भी सड़क पर उतर आना चाहिए। यानी कि जिसके पास जितना बाहुबल, जो जितना हंगामा करे, जो जितना तोड़फोड़ करे, जो जितना उपद्रव करे, और उस तरीके से अपनी मांग मंगवा ले। इसके लिए सरकार पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है। हमने रैलियां की हैं, ज्ञापन दिए हैं, नेताओं से मिले हैं, हमें आश्वासन मिले हैं और कमेटी बनी है, सब काम हुए। लेकिन हमें आश्वासन के बाद भी जो है आरक्षण नहीं मिला। ये अब मैं जो बात रखने जा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री के कार्यालय से हमें चिट्ठी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। पहली बात, मुख्यमंत्री यहां से अपने यहां चिट्ठी दें। दूसरी बात, हरियाणा के लिए तुरंत जो है ये अध्यादेश लाएं और 31 मार्च तक जो ये कह रहे हैं उसको अपने विधानसभा में पास कराएं। और केंद्र में अभी 2-3 दिन बाद जो है सेशन शुरू है लोकसभा का, उसमें एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेंडिंग है। जो जिस राज्य में ओबीसी है, हम केवल अकेले जाट की बात नहीं कर रहे, सब 700-800 ऐसी जातियां हैं, उनको सबको आप जो है केंद्र की सूची में तत्काल डालिए। लेकिन आप तत्काल डालिए, लेकिन इस तरीके से जो है हमारी मांग मान जाएंगे, जाट आंदोलन को नहीं कहा जाएगा। देखिए, माफ कीजिएगा, इसे आंदोलन नहीं कहा जाएगा। इसे आप आंदोलन नहीं कहेंगे। ये सरेआम उपद्रव, हुड़दंग, गुंडागर्दी है। ये आंदोलन नहीं है। जो गुंडाई कर रहे हैं, ये आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन नहीं है, ये सरेआम गुंडागर्दी है। सड़क पर आप तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, मुझे पूरी बात पहुंचाएंगे, लोगों की जान जाएगी। मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये उपद्रवी जो भी घूम रहे हैं, असामाजिक तत्व हैं जो आंदोलन को बदनाम करने के लिए कई तरह के प्रपंच सरकारें, विपक्ष पार्टियां और तमाम जो रोटी सेकने वाले राजनीतिक रोटी, वो इस काम को करते हैं। हमारे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उपद्रवी आकर के जाट नेताओं के घर घेरे जा रहे हैं। जाट नेताओं के घर घेरेंगे, उनके घर अभिमन्यु के घर पर हमला किया गया, राजकुमार सैनी के घर पर हमला किया गया। वो किसने किया? ये जांच का विषय है। जाटों ने नहीं किया वो हमला। एंटी सोशल एलिमेंट उसको हमले को कर रहे हैं। आखिर ये एंटी सोशल एलिमेंट है कौन? कौन है एंटी सोशल एलिमेंट? सरकार बताए, सरकार पकड़े उनको, कार्रवाई करे। इसका मैंने कहा नहीं, इसका जवाब एक सेकंड, जितेंद्र एक सेकंड, इसका जवाब एक सेकंड, इसका जवाब मैं अनिला सिंह जी और प्रेमचंद मिश्रा जी दोनों से लेना चाहूंगा। ये एंटी सोशल एलिमेंट है कौन? पुष्पेंद्र चौधरी भी अब इस बात को कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट है। आप कह रहे हैं कि साजिश है। आखिर है कौन साजिश करता? कौन कर रहा है साजिश? कौन है इसके पीछे? देखिए, आप ये हुड्डा साहब आज जाकर जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं, क्या ये पहले ये काम नहीं कर सकते थे? जब पूरी आग लग गई, तमाशा देख लिया, राजनीतिक रोटियां सेक ली। यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस करवा रही है? आप कह रही कांग्रेस करवा रही है? साजिश के पीछे कांग्रेस है? कहीं ना कहीं आग में घी डालने वाला काम कांग्रेस बिल्कुल कर रही है। प्रेमचंद मिश्रा जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि आग में घी डालने का काम कर रही है कांग्रेस। ये बिल्कुल गलत, निराधार बातें हैं। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, अशोक तंवर लगातार बयान दे रहे, लोगों से कह रहे कि शांति बहाल करिए। हमारा इस तरह के गुंडागर्दी और हिंसा की राजनीति कांग्रेस का चरित्र नहीं है। हम शांति बहाल के पक्ष में हैं। हम चाहते हरियाणा में अमन चैन भाईचारा का वातावरण बना रहे, जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है। आज जब जाट नेता और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग बोल रहे हैं कि उसमें गुंडे शामिल है, तो भाई आपकी सरकार है, आप गुंडों को पकड़ते क्यों नहीं है? वही तो हमारा सवाल है। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी है।
ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इसका अंदर जवाब मिलीभगत है। जवाब अनिला सिंह जी ये लोग दीजिए। अपनी विफलताओं जो बात को यहां पर छुपाना प्रेमचंद मिश्रा जी ने चाहते उठाई है कि अगर आपको लग रहा है कि वहां पर अनसोशल एलिमेंट है, गुंडे हैं, असामाजिक तत्व हैं, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, पकड़ती क्यों नहीं? पुलिस अपनी कार्रवाई बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कर अगर रही पुलिस है। कार्रवाई और करती तो ये नौबत और नहीं आती। अभी वही तो ये कहती नौबत हूँ। नहीं आती। दूध अगर का पुलिस दूध, कार्रवाई पानी करती का तो ये नौबत पानी नहीं आती। बिल्कुल हो नो, नो, जाएगा। नो, नो। और हर इस प्रकार का जब माहौल खराब होता है उसके बाद सब एडजस्टिंग पता नहीं चल है। जाता है। और मिश्रा जी मैं तो फिर इस कहती बहस हूँ, नहीं, इस बहस में बड़ी अजीब सी बात निकल रही है। आपने कि देखिए पार्टी ने जाट हमेशा नेता जाटों को जाट पकड़ा नेता है। पुष्पेंद्र भी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने असामाजिक किसी को तत्व नहीं है, पकड़ा। साजिश है। अनिला सिंह जी कह रही हैं कि असामाजिक तत्व हैं, आपने कांग्रेस किसी भी को कह रही है कि नहीं पकड़ा। असामाजिक तत्व है। अरे बताएगा कौन कि ये असामाजिक नाम तत्व की है चीज कौन? नहीं है, सरकार निकम्मी है। ठीक है, अब हम जनता बोल रहे, नेताजी बोल लिए तो चलिए जतिन जी आप अपने मैं पक्ष सिर्फ 2 रखिए मिनट लूंगा और आप इंटरप्ट ना नहीं, 2 मिनट से कम, 2 मिनट से कम, क्योंकि मुझे विक्रम सिंह जी के पास जाना है। पहली बात, जब ओबीसी आरक्षण 1992 में दिया गया तो 13 जजों की संवैधानिक बेंच ने यह साफ कहा था कि जो ओबीसी आरक्षण है वो एक्चुअली सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, सामाजिक और जो है शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग। उन्होंने कहा कि अभी ये कास्ट के आधार पर दिया जा रहा है, मगर ये सिर्फ शुरुआत है। आपको कास्ट के अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया देखने होंगे, गरीब को मिले, कुली को मिले, अनाथ बच्चों को मिले, असल आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए था। उस बात को लेकर उसके बाद से जाटों की बहुत लंबी मांग रही कि हमें ओबीसी में शामिल किया जाए। आज हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, 65% लोग सिविल सर्विस के अंदर, 40% जो लैंड होल्डिंग है वो जाटों के पास है, 70% आर्म्स के लाइसेंस जाटों के पास है और 13% मंत्री उनके हैं। सानिया नेहवाल और एक सेकंड मैं सिर्फ 2 मिनट खत्म कर लूं। आपके मुताबिक इनकी मांग नाजायज है? नहीं, मैं हर क्षेत्र में, एक मिनट, मैं हरियाणा की बात, हर क्षेत्र में जाट बहुत अव्वल है, हर क्षेत्र में जाट बहुत अव्वल है। इतने अव्वल है कि आज पूरा का पूरा हरियाणा उन्होंने बंद करके रखा है और सरकार घुटने देखने के लिए मजबूर है। अगर इन लोगों को आरक्षण सिर्फ क्या ये बैकवर्ड होने की निशानी है? और इसी बात को लेकर जब ये केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन दिया कांग्रेस की, तो सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि 13 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा है जाटों को ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये असंवैधानिक है। ये पता होते हुए भी आज आपके गृह मंत्री के घर के सामने बयान दिए जा रहे हैं, आप बिल लेके आएंगे, ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, तो आप एक सवाल बता दीजिए कि असल आरक्षण किसको मिलना चाहिए? गुजरों को जो ओबीसी से SC/ST में जाना चाहते हैं, जाट हरियाणा बंद करके ओबीसी बनना चाहते हैं, आपने हर जगह पिछड़ा बनने की होड़ लगा दी है। अनिला सिंह जी, कैटेगरी में आरक्षण मैं देंगे। केवल एक आखिरी कमेंट, आज जो शहीद हुए हैं मेजर हरियाणा से, सबको आज जो देखिए मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, इन्होंने अभी भी सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया, साथ में आप ये भी बता दीजिए, आपने अभी जो ब्रेक चल रहा था आप ही ने पूरा जजमेंट मुझे सुनाया, अभी तो पुष्पेंद्र जी ने, ठीक है वो जजमेंट मुझे भी पता, उसमें ये नहीं शांत रहिए, सुन लीजिए मेरी बात। उसमें ये भी कहा गया है ना, केवल कास्ट के आधार पे नहीं परंतु और टेक्निक और सर्वेज होने चाहिए, इकोनॉमिक आधार भी होना चाहिए कास्ट के साथ साथ। तो क्या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल डेटा है आपके पास? बिल्कुल आपके पास कहां से डेटा है ये बताइए? आपके एनसीपीसी कमीशन बोल रहा है डेटा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है डेटा नहीं है। बिहारी वाजपेयी जी ने, मैं तो बोल रहा हूँ डेटा नहीं है, सर्वे करा लीजिए। हरियाणा का डेटा आपने बताया वो किस आधार पे है? ये सरकारी नौकरियों के आधार के ऊपर आरक्षण क्या है उसका? और आपके कैबिनेट के मंत्री आप देख लीजिए कौन कौन जाके। सोर्स बताइए, रिपोर्ट का नाम सरकारी बताइए, रिपोर्ट कमीशन का नाम है, बताइए, वेबसाइट एनसीबीसी की बताइए। रिपोर्ट है, एनसीबीसी की रिपोर्ट है। की रिपोर्ट में कोई आपने वो तो खुद कह रहे हैं नहीं है, वो तो खुद कह रहे हैं, आपके फेवर में आंकड़े नहीं है, वो कह रहे हैं ये डेटा जस्टिफाइड नहीं है। पुष्पेंद्र जी, ये जो आंकड़े आपने बताए ये आंकड़े पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र कौन जी, से आंकड़े आप बता दीजिए। पुष्पेंद्र जी और अनिला जी, आप कह रहे हैं कि हमें ओबीसी में शामिल कर लो। अगर कल को हरियाणा सरकार राज्य में ओबीसी में शामिल भी कर ले और कोर्ट में अगर कोई इसे चैलेंज कर दे, तो फिर वहां पर वो खारिज हो इसीलिए जाएगा। उन्हें तो ऐसे तो ये खेल जो इतने सालों से चलता आ रहा है वो बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेगा। क्या हर बार आप सड़कों पर उतरेंगे, हर बार इसी तरीके से उपद्रव होगा और उसमें लोगों की जाने गुजरात में पटेलों के साथ हो रहा है। इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इसमें मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रक्रिया से जब जाकर के आप अपना इसको डाल दें, इसमें बिल पास कर दें, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी उसको शेड्यूल लाइन जो सूची होती है 9वीं सूची में डाल दें और बात खत्म हो जाएगी। क्यों? आप इसका जवाब दीजिए क्यों? अरे क्योंकि शेड्यूल लाइन का मतलब है इस बिल का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा कि आप चाहते हैं देश की सर्वोच्च अदालत अनिला सिंह रिव्यू ना करें। क्यों? अब शाहबानों के इसमें क्यों? अब ये इसमें इन्होंने एक और मांग जोड़ दी है। अमेंडमेंट क्यों? वो सुप्रीम ये कोर्ट बताया क्या इसके लिए सरकार तैयार होगी? अनिला सिंह जी, क्या इसके लिए सरकार तैयार होगी? इसके बाद जनता की आवाज सबसे बड़ी है। मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? नेता बता दे कौन से कानून में लिखा 50% से ज्यादा? 50% से ज्यादा मांग नहीं रहे हम, 50% से ज्यादा नहीं मांग रहे, हम ओबीसी में शामिल होना चाहते हैं। तो
ओबीसी के अंदर देंगे आरक्षण, ओबीसी के अंदर मांग रहे हैं हम, आप अलग ओबीसी के अंदर गुमराह मत करो। देंगे। सुप्रीम कोर्ट बना चुका, उसमें हो नहीं सकता, तो अब नेता क्यों नहीं बता हो दें कि सकता? आरक्षण दे कहा रहे हैं। ओबीसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है और 50% के बाद नहीं मांग ऐसा है कि नेताजी बता दे कहां दे रहे हैं। आपकी बात है। एनसीबीसी एक्ट की धारा 9 और 11 पढ़ लीजिए। ये सरकार का अधिकार है कि पुष्पेंद्र जी, जो पिछड़ा है उसको शामिल कर सकते पुष्पेंद्र जी, ये पुष्पेंद्र जी, ये आप भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, सरकार ने अधिकार, पुष्पेंद्र जी, ये आप भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अनिला सिंह जी, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब सरकार चाहेगी, लेकिन सरकार इसके लिए लिखित देने को तैयार नहीं है। एक बात यहां पर प्रेमचंद मिश्रा जी ने भी कही है और यहां पर पुष्पेंद्र जी ने भी कही है कि इसके लिए आप कोई अधिकृत मंत्री सामने क्यों नहीं आता, गृह मंत्री ने खुद बयान क्यों नहीं जारी किया, सीएम खुद आकर वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि हां चलिए हम इसके लिए तैयार हैं, जो आपकी मांग है ओबीसी की सूची में आपको शामिल किया जाएगा, उस कोटे के अंतर्गत ये बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है? लिखित बयान, अनिला सिंह जी, लिखित बयान। अनिला सिंह जी, क्या शेड्यूल लाइन में डालेंगे? देखिए विधानसभा में बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। नहीं तो ऐसे गंभीर संवेदनशील मामलों में गृह मंत्री को आगे आना चाहिए था, या पार्टी के कोई पदाधिकारी कोई मीटिंग के बाद आके ब्रीफ कर रहे हैं, उसका कोई राजनीतिक या उसका संवैधानिक आधार नहीं होता है। ये कहीं न कहीं इतने बड़े हिंसा के बाद भी सरकार की असंवेदनशीलता और विषय वस्तु जितनी बिगड़ गई है स्थिति, उसको लेकर अभी भी मोदी सरकार गंभीर नहीं है, उसका परिचायक है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मोदी जी को सामने आना चाहिए, इन नेताओं से बातचीत करना चाहिए और बातचीत से कोई सम्मानजनक। चलिए, हमारे पास समय की कमी है। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपने यहां पर अपनी बात रख दी। विक्रम सिंह जी को काफी देर से विक्रम सिंह जी के पास मैं नहीं गया। विक्रम सिंह जी, आपको लगता है कि जो इस वक्त हालात हैं, हालांकि रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि सेना तैयार रहे और सख्ती से निपटे, सवाल यहां पर है कि पुलिस चुपचाप खामोश है, इतने दिनों तक इंतजार करती रही, 8 दिन हो गया बवाल होते हुए और अभी भी स्थिति वही है। क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हाथ से निकल चुकी है? अगर हाथ से निकली है तो संभलेगी कैसे? शासन, प्रशासन, पुलिस अगर गंभीर हो तो इस प्रकार की दयनीय स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। आपने कोई भी प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं की, घटनाक्रम होने के बाद आपने कोई भी जो वांटेड और एक्यूज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की, जो आपके फायर आर्म्स हैं उनको कब्जा पुलिस में नहीं लिया, आपने कर्फ्यू बहुत देर में लगाया और जहां पर आपको चाहिए था कि बिल्कुल कहर बन के टूट पड़े, वहां आप मूक दर्शक बने रहे। इससे बिल्कुल नकारात्मक संदेश जा रहे हैं और व्यावसायिक पुलिस बल को यह शोभा नहीं देता है कि कहीं मूक दर्शक बन के खड़ा रहे, वो या तो इस पार हो या उस पार हो। और इस प्रकार के आंदोलन आपने पहले भी बहुत देखे हैं और जहां पर आप किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हुए, संशय की स्थिति में नहीं थे, वहां पर आपने स्थिति को नियंत्रित किया। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, गिरफ्तार करूं या न करूं, ऊपर से आदेश आएंगे। बिल्कुल, आप जब हालात इतने बिगड़ जाएं, उसका इंतजार हम क्यों करें? प्रभावी कार्रवाई बहुत सही यहां पर विक्रम सिंह जी ने कही कि इसके लिए आपको तुरंत एक्शन लेना होगा और कहीं ना कहीं सरकार लगता है कि वो बीच भंवर में फंसी हुई है। करे तो क्या करे? एक तरफ जाट वोट बैंक, एक तरफ गैर जाट वोट बैंक। लगता है कि इसी उहापोह की स्थिति और भंवर की स्थिति में सरकार फंसी हुई है। सवाल यही है कि आखिर इतनी लाचार क्यों है खट्टर सरकार? 8 दिन हो गए बवाल हुए और 10 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हुए, 150 से ज्यादा। आखिर किस बात का इंतजार? और ये बात जाट आंदोलनकारियों को भी समझना होगा कि इस तरीके से अपनी मांगे नहीं मनवाई जा सकती। उसका भी एक तरीका होता है। सड़कों पर उपद्रव, तोड़फोड़, आगजनी करने से कोई मांग नहीं मानी जा सकती। लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर अपनी बात रखने का एक तरीका है। इस बात को जाट नेताओं को भी समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की कमी, इसलिए इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए News 24।